हेलो दोस्तों, मैं अमृतसर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम कंटिन्यू आपके साथ क्लास 10th की हिस्ट्री को लेकर के बात कर रहे हैं। और यहाँ हम आपके साथ चैप्टर नंबर 5 आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर के चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने आपके साथ इसके पूरे सारे सेक्शन देख लिए। आज जो सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 8 है और इसके बाद 9 और ये दोनों सेक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ ये वाला चैप्टर भी आपका फिनिश होगा। ऐसे करके हिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसका एक चैप्टर और बचा हुआ है 4th नंबर का, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी भी हम बात करेंगे। और जो ओल्ड एनसीईआरटी के भी चैप्टर है मैं उनको भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, वो बाद में करते हैं, लेकिन अभी जो सामने उसको डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक था प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर की हमने बात की। प्रिंट कल्चर में हमने देखा कि कैसे लोगों की रुचि बढ़ी जब प्रिंट की दुनिया आई, किस प्रकार से पूरा सिस्टम आता चला गया। सबसे पहले वुड ब्लॉक का यूज किया गया, फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस आया। प्रिंटिंग प्रेस के बाद फिर हमने देखा ऑफसेट आया, फिर कलर वाला आया। ये सारी चीजें आते आते फिर लोगों की यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, जो बुक्स थी, वो मार्केट में किस प्रकार से डिमांड बढ़ती चली गई और पढ़ने वालों की संख्या में भी कंटिन्यू इंक्रीमेंट होता चला गया। पहले जो लोग थे व्यापारी वर्ग था या स्टूडेंट लोग थे वही पढ़ते थे। फिर बाद में धीरे धीरे और लोग भी, जैसे नॉर्मल क्लास के लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, या कह सकते हैं कि हम जैसे डे बाई डे लेबर थे, ये लोग भी पढ़ने लगे। यहाँ तक कि आगे आते आते बच्चे और यहाँ तक कि औरतें जो सोसाइटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, वो भी आकर के बुक्स को पढ़ने लगी और अपनी डेली रूटीन लाइफ को लेकर के भी बातें होने लगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाशन के नए रूप। प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन के नए तरीके देखने को मिलेंगे। वो क्या थे उनकी हम डिस्कस कर लेंगे और उनकी यहाँ बात करते हैं। क्या थे सुको? छाप खाने। छाप खाने मतलब प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के नए तरीके, जो लेखन के लिए भूख जागे। भूख जागे की मतलब है कि लिखने के जो नए तरीके थे, प्रिंटिंग के जो सिस्टम भी थे, वो नए नए तरीके से आने लगे थे। जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अब वही बात थी, जैसे जैसे नए लोग इससे जुड़े तो पढ़ने लगे, नए नए लोग इस किताबों को पढ़ने लगे और छपे हुए जो प्रिंट किए गए पन्नों में अपनी जिंदगी को देखने लगे और अपने तजुर्बे और अपने भोगे हुए रिश्तों को भी देखने की चाहत बलवती होती चली। बलवती का मतलब है कि एक उनमें एक इच्छा, ऐसे डिजायर जो थी, उनकी जो विश थी, वो चीज उनके अंदर आती चली गई। किताबें भी हमारे जो फीलिंग है, हमारे किस प्रकार से चीजें चाहते हैं, वो चीजें भी ये लोग चाहने लगे। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी और जल्द ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इससे अनुभव का नया संसार क्या मिला, नया एक वर्ल्ड मिला और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। यहाँ पे धीरे धीरे जो चीजें थी वो कैसी चीजें चेंज होती चली गई और यहाँ पे जो कल्चर था, लोग अपने डेली रूटीन की लाइफ को अब किताबों में फील करने लगे और किताबों में वो चीजें देखने लगे। बात करते हैं हम आगे की और डिस्कस करते हैं कि दूसरी तरह की अगर हम बात करें कि साहित्यिक, जैसे कि गीत थे, कहानियां थी और सामाजिक राजनीतिक सिस्टम। तो गीत है, कहानियां हैं, सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर लेख आने लगे। ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में, जो अपने अलग अलग तेवर थे, तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अतरंग जो दुनिया थी, अतरंग जो भाव थे, और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनका स्वरूप तय होता था। धीरे धीरे ये भी चीजें देखने को मिली कि इस प्रकार से साहित्यिक विधा है, कहानियां और सामाजिक राजनीतिक मसलों पर जो लेख थे, पाठकों की जो दुनिया थी, वो धीरे धीरे हिस्सा बनते चले गए। अपने अलग अलग तेवर भी और इंसानी जिंदगी और जो भाव, अतरंग जो भाव थे, वो सारी चीजें किताबों में देखने को मिलने लगी। 19वीं सेंचुरी तक आते आते अंत तक एक नई तरह के दृश्य संस्कृति यहाँ हमें देखने को मिलती है और ये रूप आकार ले रही थी। छाप खाने की बढ़ती तादाद के साथ जो छवियां थी, छवियों की प्रतियां कॉपियां थी, बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, इसको याद रखना, जो राजा रवि वर्मा, क्या राजा, तो राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने अपना जो खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकोनने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस, छापखाने के करीब अपनी दुकानें लगाई, मुद्रकों से काम पाने लगे और बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीर
अब सस्ती तस्वीरें आने लगी, कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों और दुकानों दफ्तरों को सजाया करते थे। जब ये चीजें आने लगी कि तस्वीर आने लगी और जिसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करते, राजा रवि वर्मा चित्रकार आम होने लगे और काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापखानों के करीब अपनी दुकानें लगा ली। जो दुकानें थी और मुद्रकों से काम पाने लगे और बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीर और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने कहाँ पे, अपने घरों और दफ्तरों को सजाया करते थे। इन छवि तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिक और परंपरा और धर्म और राजनीतिक और समाज संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू किया। ये धीरे धीरे चीजें चेंज होती चली गई और किस प्रकार से यहाँ आप देखोगे कि चीज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, हम कुछ आगे की बातें कर लेते हैं। 80-70 के दशक की बात करें, जो पत्र पत्रिकाएं थी, जो 80-70 में जो पत्र पत्रिकाएं थी, उनके सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरी कैचर और कार्टून, अब यहाँ कार्टून की बात आने लगी। कैरी कैचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में तो शिक्षित भारतीयों ने पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर के एक डर भी था। ये भी डर था कि जिस प्रकार से हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये ना हो कि हम भारतीय कल्चर को ही भुला बैठे। आज वही कंडीशन बनी हुई है, एक्चुअल स्थिति वही जो सिस्टम है, आज जो व्यवस्था बन चुकी है वही बन चुकी है, क्योंकि आज हम लोग अपने इंडियन कल्चर को भुला के यूरोपियन कल्चर है, दूसरे कंट्रियों को कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वही आज हम देखो, हम अपने इंडियन कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। आज मैं अगर वही बात करूं कि मैं अगर इंडियन फूड की बात कर लूं, तो कोई ये नहीं बता सकता कि हमारा इंडियन फूड का पुराना क्या है, सबसे पहला इंडियन फूड कौन सा था, हम डेली रूटीन में क्या इंडियन फूड में यूज करते थे। लेकिन आज हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो चीज़ें हैं वो, जैसे कि आप देखो चाइनीज़ आइटम जैसे पास्ता है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है और नूडल्स है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे से जो हेल्थ इशू है वो दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि हम अपना ओरिजिनल कल्चर भूल चुके हैं। आप ट्रेडिशन देखो, कपड़ों का डिज़ाइन देखो, हमारे इंडियन का जो परिधान था, जो डिज़ाइन था, जो ड्रेस था, वो किस प्रकार से था, पूरे शरीर को ढक करके चलना। और वेस्टर्न कल्चर से क्या हुआ, अभी कैसी चीज़ें होने लगी, किस प्रकार से सारी सिस्टम चेंज हुए और हम अपना कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। वहीं हमारा इंडियन कल्चर को फॉरेन कल्चर मतलब यूरोपियन कल्चर को द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, यूरोपियंस के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके इसमें सबसे फेमस जो परिधान है वो है साड़ी। अगर मैं साड़ी की बात करूं तो देखो, अभी जो मिस वर्ल्ड भी रही, उनने भी पहनकर उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और किस प्रकार से ये चीज़ें रही, ये चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। वही बात यहाँ बोल रहा है कि हमें अपने सामाजिक परिवर्तन को लेकर के डर था। ये डर किस बात का था कि आने वाले टाइम में हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर को खो ना दें। ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया में, प्रिंट की दुनिया में इतने ज़्यादा भूल जाएं कि हम ये चीज़ें भूलते चले जाएं। साम्राज्यवादी व्यंग चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया गया था और राष्ट्रवादियों को साम्राज्यवादी सत्ता का निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। एक यहाँ पे स्टोरी बनाई गई है, यहाँ पर राजा रवि वर्मा के द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई है, पेंटिंग देख लेना। राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदरसा को बचाया जाना राजा रवि वर्मा का एक चित्र था, जिसमें राजा रवि वर्मा ने मिथकी मतलब एक मिथकी स्टोरी बताई है, ठीक है, मैथोलॉजी टाइप की, जिसमें अनगिनत चित्र बनाए गए हैं जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। एक स्टोरी किस प्रकार से बनाई गई और जो कि कैसी थी, ये देखो राजा रवि वर्मा के द्वारा यहाँ जो स्टोरी दिखाई गई है कि आप ये देख सकते हैं स्टोरी को, ठीक है, कि एक राजकुमार और एक राजकुमारी को बचाने के लिए जाता है, जो असुर उनको किडनैप करके ले गए थे। बेसिक चीजें बताई तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब चलते हैं महिलाएं और मुद्रण। अब यहाँ से महिलाएं और प्रिंटिंग की दुनिया का एक अलग ही देखने को मिलेगी। वुमेन्स और प्रिंट की दुनिया, मुद्रण का सिस्टम क्या था और चीजें क्या थी। महिलाओं की जिंदगी की अगर उनकी बात करें तो भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से, तो उनकी जो फीलिंग थी, भावनाएं थी, साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। अभी तक वुमेन की जो फीलिंग थी उनकी बात नहीं होती थी, लेकिन अब हुआ क्या कि महिलाओं की जो जिंदगी थी, उनकी लाइफ थी, उनकी फीलिंग थी, वो भी चीजें यहाँ पे आने लगी। इसमें मध्यम वर्ग की जो महिलाएं थी, घरों की महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया, और जो मिडिल क्लास वुमेन्स थी, महिलाएं थी, उनमें पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा और उनकी दिन पे दिन क्वांटिटी बढ़ती चली जाती थी। जिसमें उदारवादी पिता और पति, जिसमें अगर हम बात करें उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे, औरतों को क्या करने लगे। अब यहाँ यही समझना है
कि जो लिबरल फादर थे वो अपने अपनी बेटियों को घर पे पढ़ाने लगे, जो लिबरल हस्बैंड थे वो अपनी पत्नियों को घर पे पढ़ाने लगे, और जो लिबरल ब्रदर थे, भाई थे, वो अपनी बहनों को घर पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 19वीं सदी के मध्य तक जब छोटे बड़े शहरों में स्कूल बने, अब यहाँ देखो, यहाँ स्कूल भी ओपन होने लगे, वुमेन्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल भी ओपन होने लगे, और वो लोग अपने अपने बेटे बेटियों को, मतलब बेटियों को भी स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं में जो मैगजीन आती थी, लेखिकाओं को जगह दी, और उन्हें भी नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। अब यहाँ पे क्या थी, जो राइटर्स जो थे पुरुष ही नहीं, अब वुमेन भी राइटर थी, और हर बार उस चीज को रेखांकित किया, किसको, वुमेन एजुकेशन को। तो नारी शिक्षा को बार बार यहाँ पे ध्यान दिया गया। उनमें से पाठ्यक्रम भी छपता था, और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री थी जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जाता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी जो कन्या हैं वो विधवा हो जाती है। क्या मानते, अब देखो यहाँ पे कुछ ये चीजें आ चुकी हैं कि जो परंपरावादी हिंदू थे, जो अपनी रीति रिवाजों में बंधे थे। अब रीति रिवाज नाम की कोई चीज नहीं थी, एक केवल सीधा बोल सकते हैं कि कट्टर, कट्टरपंथी नहीं बोलूंगा यहाँ पे मैं, इसको बोल सकते हैं ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। जैसे परंपरावादी के ऐसा है तो ऐसा है, वुमेन को जैसे सोसाइटी को रेगुलेट करने की परमिशन नहीं देना चाहिए, पढ़ने देना नहीं चाहिए, वही बोल रहे हैं कि जो पढ़ लिख जाएंगे अगर बेटियां, तो वो ज्यादातर क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएगी। वही बात है, अपने पति के साथ नहीं रहेंगी, पति की बातों को नहीं मानेगी। इस तरह की दकीय अनुसूची मुसलमानों में भी थी, ऐसा नहीं था हिंदुओं में थी। इस प्रकार की जो सोच थी वो मुस्लिम में भी थी। जिस प्रकार से ऑर्थोडॉक्स टाइप की जो थिंकिंग थी, वो न केवल हिंदुओं में बल्कि किसमें, वो मुस्लिमों में भी थी। क्या, उनको लगता था कि जो उर्दू के रोमानी अफसाने, रोमानी अफसाने का मतलब है जो लव स्टोरियां होती थी या जो शेर शायरियां होती थी। रोमानी जो अफसाने हैं, जो मतलब कि रोमांटिक प्लेस है, उनको पढ़कर औरतें क्या बिगड़ न जाए। बिगड़ने का मतलब कि उनका मन जो है, अभी दिमाग है कहीं दूसरी जगह न जाने लगे, और वो कभी न कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंध को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियन सूची मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसने के खानदान वाले चाहते थे वह सिर्फ क्या पढ़े, अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी में प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी, ये आ गया ना, कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या, एक नाम इंपोर्टेंट है, रस सुंदरी देवी, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है रस सुंदरी देवी। तो रस सुंदरी देवी एक वोमेन जो कहाँ की स्टोरी है, ये स्टोरी आपकी है पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, जिसमें रसोई में छिप छिप कर पढ़ना लिखना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने अमर जीवन नामक एक यहाँ पे आत्मकथा लिखी, अमर जीवन। तो एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी, क्या लिखी, अमर जीवन। तो अमर जीवन आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। क्या थी, ये बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली क्या थी, संपूर्ण आत्म कहानी थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ वुमेन की कंडीशन और स्टोरी को बताया जा रहा है, और चीज़ों को किस प्रकार से यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। तो ये आप हल्का बेसिक है, और ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है इंडियन चार दीवारी, किस प्रकार से यहाँ पे एक डायग्राम एक चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। देखो हम इसकी बात करते हैं, क्या लिखा है, इंडियन शाही परिवार का आवरण। ये देखो, इंडियन शाही परिवार का आवरण पृष्ठ है। इंडियन शाही परिवार 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विद्रूप कैरिकेचर विधा के कई पत्रों में से। गौर करें, साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है, बीच में बनी हुई है। सत्ता और प्रभुसत्ता की प्रतिमूर्ति बना देसी लोगों को वे क्या करें क्या नहीं इसकी हिदायत दे रहे हैं। उनके दोनों और बैठे डिसीजन गुलामों की नत मुद्रा में है। भारतीयों को व्यंग और चित्रों में अंग्रेजी पत्र द पंच दिखाया जा रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि ब्रिटिश मालिक कह रहा हो यही सही मॉडल है, जाओ जाकर के इसे भारतीय संस्कार पर निकालो। ठीक है, ये देखो, ये स्टोरी जिस प्रकार से दिखाई गई है, यहाँ दिखाया गया कि एक कोई ब्रिटिशर है और ये बैठी हुई है, और ये कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी में ऐसे चेंजिंग लाओ, ऐसे चेंजिंग लाओ। ठीक है, वही स्टोरी की यहाँ पे बात की गई है इस डायग्राम में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है,
ये आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे के कुछ पॉइंट को भी बात करते हैं। देखो, क्योंकि सामाजिक सुधारों उपन्यास से पहले भी नारी जीवन जो था, उपन्यास से पहले नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर रही थी, इसलिए महिला द्वारा लिखी जा रही आप बीती प्रति कुतूहल तो था ही। हाँ, कौतूहल का मतलब कि लोगों में जिज्ञासा थी, उसे जानने की आशा थी कि क्या क्या वुमेन के जीवन पे है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो एक नाम और आता है कैलाश वासनी देवी, एक नाम और है, जैसे वहाँ राज सुंदरी देवी का देखा, तो कैलाश वासनी देवी का नाम है। कैलाश वासनी जैसी महिलाओं को 80-60 के दशक में महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया, कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनकर बनकर के रखी जाती हैं और कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती है और उनकी सेवा करती हैं, वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है, वहाँ 80 में दशक में ताराबाई शिंदे, एक नाम आता है ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। क्या नाम आएगा? ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और जोश से लिखा। सामाजिक बंधनों में बधी हैं वो, बधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने, उनके पर्पज बताए कि उनके लिए क्या मायने हैं। और एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा कि बहू तेरे करणों से मेरी दुनिया छूटी है। क्या कहा? बहू तेरे करणों से मेरी दुनिया छूटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई है। वो कितना तगड़ा लिख रही है, क्या बोल रही है कि वो किताब की बुक्स की इंपोर्टेंस बता रही है कि बहू तेरे करणों से ये दुनिया छोटी है, किताबें पढ़ने से मेरी जिंदगी में क्या आई है, खुशियां आई हैं। ये कितना तगड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया है, कितना ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये वुमेन जो तमिल उपन्यास में लिखी गई एक बात थी और औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने भी बताए गए, और एक औरत ने लिखा था ये स्पेशल, ये तमिली लैंग्वेज में था, ये देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर है उर्दू, तमिल और बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, क्योंकि ये चीज़ें पहले आ गई थी, जैसे उर्दू है, तमिल है, बंगाली, मराठी, ये पहले। लेकिन गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 80-70 के बाद से ही हुई। जल्दी इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी संपादित पत्रिकाएं भी आने लगी धीरे धीरे से। अब देखते हैं कुछ और बात करते हैं यहाँ पे। लोकप्रिय हो गए औरतों को तालीम, विधवा जीवन और विधवा विवाह। औरतों की तालीम औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन से जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों, धारावाहिक उपन्यास, स्टोरियां और धारावाहिक उपन्यास जैसी चीजें भी मनोरंजन को परोसना स्टार्ट कर दिया। तो क्या बताया, लोकप्रिय हो गई, धीरे धीरे लोकप्रिय होती चलेंगी। तालीम, उनकी शिक्षा को लेकर विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर इस पर चीजें लिखी जाने लगी। कुछ पत्रिकाओं ने तो महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताना भी स्टार्ट कर दिए कि किस प्रकार से एक परिवार को रेगुलेट करना चाहिए, गृहस्थी चलाना चाहिए, और किस प्रकार से यहाँ पे नुस्खे बताने लगे, कहानियां, धारावाहिक उपन्यास के जरिए उनके मनोरंजन परोसा। पंजाब की एक स्टोरी आई ऐसी। पंजाब में 20वीं सदी में आरंभ में लोकप्रिय साहित्य बड़े पैमाने पर छापा, जिसमें राम चड्डा, तो राम चड्डा एक नाम है, औरत को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख दी। उन्होंने कहा वोमेन कैसे आज्ञाकारी पत्नी बन सकती हैं, देने के उद्देश्य अपने बेस्ट सेलिंग कृति में स्त्री धर्म विचार, एक किताब लिखी इनने, स्त्री धर्म विचार, एक बुक का नाम है, राम चड्डा नाम है, और ये पंजाब के हैं। इन्होंने लिखी स्त्री धर्म विचार, तो एक बुक लिखी इन्होंने स्त्री धर्म विचार को खालसा ट्रस्ट, क्या है, खालसा ट्रैक सोसाइटी खालसा पुस्तक सभा में इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती की पुस्तकें छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया कि एक अच्छी वुमेन कैसे बने, इस चीज है। अब ये एक चित्र देख सकते हो कि अपनी बीवी को किस प्रकार से, एक जो डायग्राम दिखाया गया है कि अपनी बीवी को कंधे पे बिठा के रखे और अपनी माँ को यहाँ जंजीरों में जकड़े रखे। आज की कंडीशन तो ऐसी ही है कि अपने माँ बाप को क्या बहुत सारे, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वृद्धा आश्रम, तो वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ जाते। वही बताया कि इस बार पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने के कल्पना पत्नी जैसा मुहावरे में कहा जाता है कि पति के सिर पर सवार है, पत्नी जो है सिर पर सवार है और वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। ये वही स्टोरी, उसी प्रकार से कहावत है। एक उस समय ये चित्र आने लगे थे सोसाइटी में चीजें। अब देखते हैं आगे, बात करते हैं। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन के लिए समर्पित था। तो बंगाल में एक स्पेशल जगह थी, बंगाल में बात की गई है। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता में एक बटाला
लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन के लिए समर्पित हो गया और यहाँ आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण को खरीद ही सकते थे और आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था। वही भी उपलब्ध 19वीं सदी के अंत तक ऐसे बहुत सारी किताबें काठ की तख्ती और लिथोग्राफी के रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीर उकेरी जा रही थी। फेरी वाला बटाला के प्रकाशन को लेकर के घर घर घूमते थे, जिसमें महिलाओं के फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। ठीक है, यही हुआ कि यहाँ पे फेरी वाले भी थे जो यहाँ पे बुक्स आने लगी, उनको घर घर जाके बुक्स बेचने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वुमेन उन किताबों को खरीद कर फ्री टाइम में पढ़ने में लगी। अब आता है प्रिंट और गरीब जनता। अब गरीब प्रिंट का सिस्टम कैसे गरीब जनता के साथ जुड़ा, इस चीजें कैसी। 19वीं सदी की बात करें, मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बिकने लगी। ऐसे चौराहों और चौकों पर ये किताबें बिकने लगी, बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार में उन्हें खरीदने के लिए जाया करते थे। कोई बात है, उन्हें आराम से किताबें मिल जाती थी। अब ये भी देखो चित्र यहाँ पे कि यहाँ पे देखो इसकी पत्नी किस प्रकार से दिखाया गया है। एक भारतीय दंपति सफेद स्याह काष्ठ चित्र में बना है कि इसमें कलाकार ने यह डर उजागर होता हुआ देखा कि पश्चिमी हमले से, कि जब वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट हुआ क्या कि परिवार की जो व्यवस्था थी वो उलट फुलट गई। मर्द बीड़ा बजा रहा है, तो देखो इसमें दिखाया गया कि मर्द बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं के शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिका की छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई और ऐसे डर लगने लगा कि औरतें पड़ जाएंगी, तो इसका कुछ अलग असर। ऐसे टाइप के चित्र यहाँ पे देखे जाने मिले। फिर एक लिखा है, एक यूरोपीय दंपति 19वीं सदी काट। पारंपरिक भूमिका का निरूपण है जहाँ साहब शराब की बोतल थामे और मैम साहब वायलिन बजा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में क्या दिखाया गया, यहाँ पे शराब की बोतल थामे और यहाँ पे क्या महिला जो वुमेन है वो क्या बजा रही है, वायलिन बजा रही। ये चित्र जो है बहुत सारी स्थिति, उस समय की जो कंडीशन थी, जो घटना थी, स्थिति में ये सब बयां कर देते और बता देते, स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे। वही हुआ कि यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय थे, जो पब्लिक कह सकती हैं, पब्लिक लाइब्रेरियां ओपन होने लगी, जिससे किताबों की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। और ये पुस्तकालय अक्सर शहरी कस्बों में होते थे या सदा कदा संपन्न गांव में भी स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना और प्रतिष्ठा की बात थी कि किस प्रकार पुस्तकालय खुले और धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई। 19वीं सदी के अंत तक की बात करें कि जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तकें और निबंधों में लिखा जाने लगा। और निम्न जाति आंदोलन के मराठी और प्रेरणा ज्योतिबा फुले, एक नाम इंपोर्टेंट रहेगा, ज्योतिबा फुले, ठीक है। प्रेरणा ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। किस प्रकार से यहाँ पे जो गुलामगिरी पुस्तक आई थी किसकी, ज्योतिबा फुले की, और उनने जाकर जो जाति प्रथा का जो सिस्टम था 1870 में ये बुक आई और उस पर लिखा, अत्याचारों के बारे में लिखा कि किस प्रकार से जाति सिस्टम इंडिया में कास्ट सिस्टम है। 20वीं सदी में महाराष्ट्र में बी आर अम्बेडकर और मद्रास में ई वी रामास्वामी, जिसको आगे जाए नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जानते हैं, लिखा है पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं। जाति और जोरदार कलम चलाई और जो जाति सिस्टम था उस पर बहुत ही ज्यादा इन्होंने मतलब कह सकते हैं बहुत ही तीखा लिखा। और लिखना भी जरूरी था कि सोसाइटी में वही लोअर कास्ट अपर कास्ट पता नहीं कौन सी कास्ट है, क्या दिमाग में फालतू में भरा रखा है, ये सब चीजें उनके लेखक को पूरे भारत में पढ़े गए। यथा स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों के प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं और गुटके छापे गए। तो किस प्रकार से इन मैगजीन ने, इन सारी चीजों ने अपना इंपोर्टेंट रोल प्ले किया और किस प्रकार से दिन पे दिन ये चीजें यहाँ हो रही थी। कारखानों में मजदूरों के बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा था। वही बात है कि कारखानों में जो मजदूर थे बहुत ज्यादा काम, जो कारखाने थे वो मजदूर बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था और उनके अपने तजुर्बे के ढंग में लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी और उन्हें कभी ऐसी कोई एजुकेशन भी नहीं मिली कि वो अपने तरीके से इसको लिख सकें। लेकिन कानपुर की मिल मजदूर, एक यहाँ पे नाम आया है कानपुर एक शहर है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया भी है। और तो कानपुर के मिल मजदूर, ये उत्तर प्रदेश में आता है 1938, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। आप तो जानते होंगे कानपुर छोटा मोटा शहर नहीं है, हर कोई जानता है कानपुर को। कानपुर IIT भी बहुत फेमस है। 1938 में छोटे और बड़े सवाल पर छाप कर जातीय और निम्न वर्गीय शोषण निम्न वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की गई। 1935 और 55 के बीच सुदर्शन चक्र 1935 और 55 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम लिखने वाले एक और मिल मजदूर को लेखन सच्ची कविताएं
सच्ची कविता नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा बंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों के इन प्रयासों से संरक्षण दिया और उनकी मूल कोशिश यही थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो। सबसे पहले तो उनके जो लेबर है वो नशाखोरी कम करें, साक्षरता आए और जब राष्ट्रवाद का संदेश यथासंभव पहुंचे। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जैसे लेबर वर्ग थी वो अपने हाथों कहीं ना कहीं खुद परेशान थे। दो चार पैसे जो मजदूरी करके वो कमाती थी, शाम को आकर या तो वो जुआ खेलते थे, नशा करते थे, या ऐसे करके वो पैसा उड़ा देते थे। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो नशाखोरी कम करें, मजदूर जो है जो नशाखोरी का कॉन्सेप्ट कम किया जाए, साक्षरता चीजें बढ़ाई जाए और उनमें जो राष्ट्रवाद की जो भावना ये चीजें आनी चाहिए। इस सारी टॉपिक पर बात होने लगी। ये लिखा है लक्ष्मी नाथ वेजवरुआ। वेजवरुआ वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। आधुनिक असमिया साहित्य के बूढ़ी आई साधु दादी की कहानी उनकी लेखनीय किताबें हैं। बूढ़ी आई साधु दादी की कहानी फेमस है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनु ओ मोर अपू नर देश ओ मोरी प्यारी भूमि, ये उनने एक किताब लिखी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है, देख लेना, ये राइटर है। तो ये आप देखो कि किस प्रकार से प्रिंट की दुनिया। अब बात ये है कि मैं यहाँ आपके साथ जो लाइन टू लाइन में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जो चीजें यहाँ आपके साथ कंटिन्यू बता रहा हूँ ये टॉपिक, कि प्रिंट की दुनिया ने कैसे एक हलचल मचाई पूरी दुनिया की, किस प्रकार से सोसाइटी को चेंज किया। हर एक सोसाइटी में जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, जो रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट थे, हर एक कुछ कॉन्सेप्ट पर उस प्रकार की सोच पर चोट की जिस पर समाज एक मतलब कह सकते खोखले ढांचे में ढला हुआ था और उस चीज से बाहर लाना चाहता था। और जो सारी समाज की रूढ़िवादियां थी, कुरीतियां थी, उन सब पर समाज की चोट की और हर सोसाइटी को प्रश्न पूछने पर, क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया और सोसाइटी का हर वर्ग ये सारी चीजें करने लगा। और आज हमारा जो समाज है, देखो किस प्रकार से सारी सोसाइटी इक्वल है, सभी को राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी सबको मिलकर रखा है। सभी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या सोसाइटी हो या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो, सब में अपना अपना समाज में अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। यही हमारा लोकतंत्र है, यही हमारी डेमोक्रेसी है। और प्रिंट के कल्चर ने ये आने के बाद ये सारी चीज़ें कर दी हैं। अब वही बात है कि आज उस मीडिया का, उसी प्रिंटिंग सिस्टम का गलत दुरुपयोग हो रहा है और एक टाइम पे किया भी जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ इसको कटाक्ष भी करते हैं। ठीक है, ये तीखी नोक-झोंक चलती रहती है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं प्रिंट और प्रतिबंध की। आपका जो लास्ट वाला सेक्शन बचा है, ये वाला है, इसको हम इसी वाले में कवर कर लेंगे, प्रिंट और प्रतिबंध। कि प्रिंट की दुनिया पे प्रतिबंध कैसे लगा। प्रिंट की दुनिया पे जो प्रतिबंध का मतलब था, यहाँ एक मीनिंग आता है सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है वो समझ लो, मैं बता दूं यहाँ पे। सेंसरशिप, तो सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट कहां से आया। सेंसरशिप का मतलब था उस समय जो सेंसरशिप बनाया गया, आज भी आप जानते हो जो जितने आपके चाहे मूवी हो, नाटक हो, ड्रामा हो। देखो हम सेंसरशिप की बात करने जा रहे हैं और सेंसरशिप के बारे में बता दूं। सेंसरशिप जो था ये आज भी एक सेंसरशिप बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। क्या करते हैं, जितनी भी हमारे समाज में जो मूवी है, पिक्चर्स है, ड्रामा है, सीरियल है, वेब सीरीज है, या फिर कोई भी नाटक है, या फिर आपका हम कह सकते हैं कि कोई सॉन्ग है, या फिर कोई भी बुक्स है, कोई भी चीज़ जो सोसाइटी को किसी प्रकार का आहत ना पहुंचाए, मतलब हमारी फीलिंग के साथ है, किसी के साथ या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसे कोई फीलिंग मूवी में ना दिखाया गया हो या किसी चीज़ें, इन सबको वो कह सकते हैं कि आगे जो एक्सेस होता है आगे बढ़ने का, कि उसको समाज में आगे आना है या नहीं आना है, मैगजीन, बुक्स या कुछ भी मूवी वगैरह को, तो सेंसरशिप उसको परमिशन देने का काम करती है। अगर लगता है कि उस मूवी के द्वारा या किसी सॉन्ग के द्वारा या किसी वेब सीरीज या इन चीज़ों के द्वारा किसी के साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसा लगता है, तो फिर उस पर रोक लगा दी जाती है। मैं ऐसा करता हूं कि ये टॉपिक आप समझ ही गए होंगे, सेंसरशिप प्रतिबंध का मतलब है सेंसरशिप। इसको मैं और डिटेल से इसके नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा, मतलब कि नेक्स्ट सेक्शन में। ये ड्यूरेशन मैं चाहता हूं कि कम से कम रहे और आप इनको देखें इंटरेस्ट के साथ, एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ते चले जाएं। कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, आराम से आए। मेरा मतलब अभी है, पर्पज है कि आप लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी को समझें। फिर इसके मैं आपके साथ स्लाइड के साथ बात करूंगा बहुत जल्दी। जैसे ये चैप्टर, ये सारी बुक्स खत्म करते हैं, मतलब एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स खत्म करते हैं,
और हम इसके बहुत सारे सेक्शन और टॉपिक की भी बात करेंगे स्लाइड में। तो मिलते हैं हम इसी टॉपिक के साथ, इसी सेक्शन के साथ नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।